आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोतों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक थी, करीब 5000 साल पुरानी। हाँ, मतलब जब मिस्र में पिरामिड बन रहे हैं, मेसोपोटामिया फल फूल रहा था, तब यहाँ भारत में भी एक महान सभ्यता थी। बिल्कुल, और जितनी प्रभावशाली उतनी ही रहस्यमयी भी। तो चलिए आज इन स्रोतों के आधार पर कुछ परतें खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, और देखिए स्रोतों में सबसे पहली चीज जो उभर कर आती है वो है इनकी शहरी योजना। कमाल की थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये नाम आते हैं। कैसे शहर थे ये? अरे आज के शहरों जैसे प्लान्ड। स्रोत बताते हैं कि सड़कें बिल्कुल सीधी एक ग्रिड पैटर्न में थी, 90 डिग्री पर काटती हुई। अच्छा, मतलब ऐसी नहीं बस गई। हाँ, पूरी प्लानिंग थी। पूरी प्लानिंग। और सिर्फ सड़कें नहीं, सोचिए ढकी हुई नालियां, वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई, हर घर से कनेक्शन। गजब की इंजीनियरिंग रही होगी उस जमाने में। बिल्कुल, और बहुमंजिला घर भी थे, पक्की ईंटों के। ये सब दिखाता है कि उनका सामाजिक संगठन कितना मजबूत था। और वो जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ, स्रोत, उसके बारे में क्या कहते हैं? काफी बड़ा था शायद। हाँ, काफी बड़ा और बहुत अच्छे से बनाया गया था। पानी लीक ना हो इसका पूरा इंतजाम था। अब सवाल ये उठता है कि ये था किस लिए? सिर्फ नहाने के लिए तो शायद नहीं, इतना बड़ा। शायद नहीं। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका कोई धार्मिक या अनुष्ठानिक महत्व रहा होगा। शायद कोई सामूहिक शुद्धि या पवित्र स्नान जैसी चीज। लेकिन पक्के तौर पे कहना मुश्किल है ना? हाँ, क्योंकि हमारे पास लिखित रिकॉर्ड नहीं है। और यहीं हम आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। उनकी लिपि। हाँ, 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह मिले हैं, मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की छोटी पट्टियों पर कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। कमाल है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम लिपि पढ़ पाते तो उनकी भाषा, उनके धर्म, उनके समाज के बारे में कितना कुछ पता चल जाता। तो क्या अंदाजा लगाते हैं लोग, कौन सी भाषा हो सकती है? कुछ अनुमान है, जैसे क्या ये प्रोटो द्रविडियन थी, मतलब जो आज दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनका कोई पुराना रूप, या कोई बिल्कुल अलग भाषा। स्रोत इन थ्योरीज का जिक्र करते हैं पर सबूत किसी के पास नहीं। ये तो वाकई पहेली है। खैर, लिपि नहीं सही, उनके व्यापार के बारे में तो स्रोत बताते हैं। हाँ, व्यापार के बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये लोग बड़े व्यापारी थे। कहाँ तक फैला था इनका नेटवर्क? मेसोपोटामिया तक। आज का जो इराक है वहां से सिंधु घाटी की बनी चीजें मिली हैं और यहां से उनकी। इतनी दूर समुद्र के रास्ते? बिल्कुल। ये लोग मन के बनाने में, धातु के काम में, तांबा, कांसा, इसमें माहिर थे। और कपास, शायद दुनिया में सबसे पहले कपास का इस्तेमाल यहीं हुआ। अच्छा, कपास भी? हाँ, और इन चीजों का वो व्यापार करते थे। गुजरात में लोथल नाम की जगह है, वहां एक ढांचा मिला है जिससे कई लोग दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड या बंदरगाह मानते हैं। तो मतलब समुद्री व्यापार में काफी आगे थे ये लोग। बहुत आगे। मेसोपोटामिया के लेखों में एक जगह का नाम आता है मेलुहा। कई इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा सिंधु घाटी का ही नाम था। ये तो बड़ी दिलचस्प कड़ी है। अच्छा, व्यापार के अलावा कला और संस्कृति कैसी थी? स्रोतों में मोहरों का जिक्र आता है। हाँ, उनकी मोहरें बहुत मशहूर है। सेलखड़ी पत्थर की बनी छोटी छोटी मोहरें, उन पर जानवरों की आकृतियां बनी हैं, और साथ में वो लिपि। और वो पशुपति वाली मोहर, जिस पर एक योगी जैसे बैठे हैं, आसपास जानवर हैं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग उसे शिव का आदि रूप, मतलब प्रोटो शिव मानते हैं। पर यह भी एक व्याख्या ही है, हो सकता है कोई और देवता हो या कोई शामन हो। और वो मिट्टी की बनी छोटी मूर्तियां भी मिली है ना, महिलाओं की। हाँ, टेराकोटा की मातृदेवी की मूर्तियां बहुत सारी मिली हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शायद मातृदेवी या उर्वरता की पूजा होती होगी, जो उस समय कई खेती वाले समाजों में आम था। तो मतलब धर्म और विश्वासों की एक झलक मिलती है इनसे। एक झलक मिलती है, बिल्कुल। और फिर वो मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति भी है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। क्या कमाल का शिल्प है। असाधारण है वो। उसका पोज, उसकी बनावट उस समय के कारीगरों का हुनर दिखाता है। और खिलौने भी मिले हैं, छोटी बैलगाड़ियां, पासे, मतलब खेलकूद और मनोरंजन भी था जीवन में। तो एक विकसित जटिल समाज था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता खत्म होने लगी। हाँ, ये दूसरा बड़ा रहस्य है। पतन क्यों हुआ? शहर खाली क्यों होने लगे? इसके क्या कारण बताए जाते हैं? कोई एक कारण नहीं है। स्रोत कई संभावनाएं बताते हैं और शायद सबने मिलकर भूमिका निभाई हो। एक है जलवायु परिवर्तन, मॉनसून का बदलना। हाँ, मॉनसून का पैटर्न बदलना, जिसका असर खेती पर पड़ा हो। दूसरा, नदियों का रास्ता बदलना। सिंधु और उसकी सहायक नदियां अपना रास्ता बदल लेती थी,
जिससे पानी की सप्लाई और व्यापार मार्ग दोनों पर असर पड़ा हो। बाढ़ वगैरह भी? हाँ, कुछ जगहों पर बड़ी बाढ़ के सबूत भी मिलते हैं। फिर कुछ लोग बाहरी आक्रमण की बात करते हैं, जैसे आर्यों का आना, पर इसके पुरातात्विक सबूत थोड़े कमजोर हैं। और व्यापार में गिरावट भी हो सकती है। बिल्कुल, अगर मेसोपोटामिया जैसे दूर के इलाकों से व्यापार कम हो गया तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा होगा। तो देखिए, कई फैक्टर हैं। तो मतलब कोई एक जवाब नहीं है कि आखिर हुआ क्या? नहीं, कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, और लिपि ना पढ़ पाने की वजह से हम उनके नजरिए को नहीं जान पाते। वो क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे इन चुनौतियों के सामने, ये इतिहासकारों के लिए आज भी एक बड़ा सवाल है। तो संक्षेप में कहें तो हमने स्रोतों के जरिए एक ऐसी सभ्यता को देखा जिसने हजारों साल पहले कमाल के शहर बसाए, दूर दूर तक व्यापार किया, अनोखी कला बनाई और फिर पीछे छोड़ गई कुछ अनसुलझी पहेलियां। हाँ, जैसे उनकी लिपि और उनके पतन के असली कारण। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों से निकलती है। देखिए, हजारों साल पहले उनकी शहरी योजना, उनका जल प्रबंधन कितना उन्नत था, और फिर उनके पतन के संभावित कारण देखें, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों पर दबाव। तो क्या उनके उत्थान और पतन से आज हमारे लिए कोई सबक है, जब हम खुद ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? यह सिर्फ इतिहास नहीं है, शायद वर्तमान के लिए भी इसमें कुछ सोचने को है।